नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। कोलकाता में हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक आज फिर नहीं हो पाई। 2 घंटे इंतजार के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मुझे मुख्यमंत्री पद से कोई मोह नहीं है। मैंने जूनियर डॉक्टर्स से बात करने की पूरी कोशिश की। अब उनसे गुजारिश करती हूँ कि काम पर लौट आएं। साथ ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से माफ़ी भी मांगी। गौरतलब है कि कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स 9 अगस्त से हड़ताल पर हैं। वे अपनी सहयोगी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में न्याय की गुहार लगा रहे हैं और सिस्टम में खामियों को दुरुस्त करने की मांग को लेकर डटे हैं। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। আর তা না হলে কিন্তু আপনাদেরও যেমন আন্দোলন আছে, পরিবারগুলো যদি আমাদের কাছে কৈফিয়ত চাই, আমাদেরও তো কৈফিয়ত দিতে হবে। আমরা তার জন্য তৈরি থাকব। অনেক অনেক ধন্যবাদ। नमस्कार। तो जूनियर डॉक्टर से मुलाकात की कल भी कोशिश की थी पश्चिम बंगाल सरकार ने। जो वहाँ के प्रधान सचिव हैं उन्होंने कहा था कि 12 से 15 लोगों का डेलीगेशन पहुंचे, लेकिन जो जूनियर डॉक्टर्स थे उनका कहना था कि जो प्रतिनिधिमंडल 30 डॉक्टर्स का होना चाहिए, लाइव प्रसारण होना चाहिए इस बैठक का, इसकी रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए और ममता बनर्जी इसमें मौजूद रहें। बहरहाल आज तीसरी बार है ये बैठक नहीं हो पाई है। ममता बनर्जी ने माफ़ी मांगी है और कहा है कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता जानकारी दे रहे हैं। देखिए, आज जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर और सरकार के बीच में बातचीत होने का संभावना थी वो अब खत्म हो चुका है। जो डॉक्टर नवान्न पहुंचे थे बातचीत के लिए, वो एक ही जो पॉइंट था उनका कि पूरा जो बातचीत होगी, पूरा जो बैठक होगी उसे लाइव स्ट्रीम करना है। ये सरकार के लिए सरकार इस बात पर तैयार नहीं हुए। बाकी उनके सारे जो डिमांड थे, जैसे कि उनके सरकार ने पहले 15 लोगों की बात की थी, उन्होंने 32 लोग लाए। उस सब मानकर सरकार ने उनको बुलाया मुख्यमंत्री के साथ बैठक के लिए। मुख्यमंत्री 2 घंटा मीटिंग का जो रूम है वहाँ पे बैठे रहे उनके लिए, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स वहाँ नहीं गए, सिर्फ ये मांग सामने रखते हुए कि हमें लाइव स्ट्रीम कराना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए, हम ये जो पूरा विषय है ये सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और इस पर हम कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे। हम पूरी मीटिंग रिकॉर्ड करेंगे और आपको भी चाहिए तो आपके साथ शेयर करेंगे रिकॉर्डिंग, और बाकी जो है रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के साथ भी शेयर करने के लिए हम तैयार है, लेकिन हम इसे लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अगर ऐसा कोई टिप्पणी हुए जो कोर्ट के लिए सही नहीं रहेगा तो हम वो नहीं होने देंगे, उसके लिए हम जिम्मेदार बन जाएंगे। तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने ये जवाब देते हुए और साथ साथ उन्होंने ये भी दोहराया है कितने लोग राज्य में ट्रीटमेंट उनका ना होने से उनकी जाने जा रहे हैं, और ये सब कहते हुए उन्होंने कहा आखिर में कि देखिए, ये डॉक्टर्स को वापस काम पे आना चाहिए। उन्होंने बोले कि हम आज पूरे खुले मन से कोई भी उनके जो मन में विषय है उस पर बातचीत करने के लिए तैयार थे, लेकिन डॉक्टर्स ने लाइव स्ट्रीमिंग के बात रखते हुए यहाँ पे ये मीटिंग के लिए नहीं आए। मुख्यमंत्री बैठे रहे और उन्होंने कहा कि हम पिछले 2 दिन और आज तीसरा दिन है जब हम उनके साथ बातचीत करने के लिए हम यहाँ पे है, लेकिन वो नहीं आए और मीटिंग नहीं हुई। और आखिर में ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी बयान दिए जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे कोई मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ और अगर ये जनता के हित में है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक बड़ी बयान है ममता बनर्जी के लिए। हालांकि उन्होंने कहा कि हम उन डॉक्टर्स को माफ़ कर देते हैं, वो हमारे छोटे भाई बहन हैं, डॉक्टर है, तो हम उन्हें माफ़ कर देते कि उन्होंने ऐसे किया है, लेकिन बातचीत के दरवाज़ा सरकार ने अभी भी खुला रखे हैं। सरकार ने ये कह दिया है कि बातचीत करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, लेकिन मंगलवार को अब इस विषय को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है वो देखने लायक है, क्योंकि ये जो विषय है ये एक बड़ी विषय है, ये एक मामला राज्य से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे
जो ममता बनर्जी के बयान है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने ये कह दिया है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है अगर ये जनता के हित में है, लेकिन वो कहा है कि जो डॉक्टर है उनको काम पे वापस आना चाहिए और सरकार के दरवाज़ा बातचीत के लिए हमेशा खुले हुए हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। अजीत डोभाल और पुतिन की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब रूस यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध के समाधान के लिए भारत पर भरोसा जताया है। इस मुलाकात के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस का महान दोस्त बताते हुए उनके साथ द्विपक्षीय बैठक की इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने अपना प्रस्ताव राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के सामने रखा। दरअसल 22 अक्टूबर को रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूसी शहर कजान जा सकते हैं और ऐसे में पुतिन ने कजान में ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की इच्छा जाहिर की है। इस पर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग में है। ब्रिक्स की बैठकों को लेकर वो वहां पर हैं और ब्रिक्स प्लस हाई लेवल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की जो बैठक हो रही है उसमें वो हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी हुई। उन्होंने पुतिन को जानकारी दी है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ जो मुलाकात हुई है पीएम मोदी की, जब पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर थे वहाँ पर जो बातचीत हुई उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। रूसी मीडिया के मुताबिक पीएम मोदी ने खुद जाकर जानकारी देने की बात कही थी। उधर जो राष्ट्रपति पुतिन हैं उन्होंने 22 अक्टूबर को ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की भी इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि जो भी मॉस्को दौरे के वक्त जो पीएम मोदी के साथ जो समझौते हुए थे, भारत के साथ जो समझौते हुए थे उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर वो आगे बातचीत करते हैं, तो इस बात की भी उन्होंने बात की है। पीएम मोदी यूक्रेन जाने के पहले रूस में थे, वहां पर उन्होंने शांति की बात कही थी, रूस यूक्रेन के युद्ध में शांति की बात उन्होंने कही थी। और यूक्रेन का जब दौरा पीएम मोदी ने किया तो उस वक्त उन्होंने भी ये कहा था कि बातचीत और कूटनीति ही एक रास्ता है और इसी से शांति समझौता हो पाएगा। यूक्रेन के बाद उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने अभी कुछ ही दिन पहले ये भी कहा है कि अगर मध्यस्थता होती है तो भारत, ब्राज़ील और चीन ये मध्यस्थता कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कोशिशें ये नज़र आ रही हैं कि कहीं ना कहीं शांति का रूस यूक्रेन के बीच कोई रास्ता निकले। ब्रिक्स समिट अक्टूबर में होने वाला है, माना जा रहा है कि पीएम मोदी उसमें जाएंगे। अगर उसमें जाते हैं तो शायद एक और द्विपक्षीय बैठक राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच हो सकती है। इस बीच अजीत डोभाल ने जो जानकारी वहां पर जाके दी है, मुलाकातें वहां पर की हैं और ये भी सामने आया है कि उन्होंने चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, उनके साथ भी मुलाकात की है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन था। अब हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी ने हरियाणा की बाकी बची 3 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। सिरसा से रोहताश जांगड़ा, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव और फरीदाबाद एनआईटी से सतीश भागना को टिकट दिया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम बिलास शर्मा का टिकट कट गया है। बीजेपी ने गोपाल कांडा की पार्टी से समझौता नहीं करने का फैसला किया है। हरियाणा में कांग्रेस से डील टूटने के बाद आम आदमी पार्टी ने भी राज्य की 90 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिए। कांग्रेस ने 89 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भिवानी विधानसभा सीट कांग्रेस ने सीपीएम के लिए छोड़ी है। नामांकन के आखिरी दिन सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे किए हैं। विषय तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी पूरी की पूरी लिस्टें जारी की और बड़ी लिस्टें उनके एक दिन पहले जारी की जा रही हैं। बड़े हैरानी का विषय है। या तो उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है या अपने कैंडिडेट्स पर विश्वास नहीं है और कहीं ना कहीं उनको डर ये भी है कि जो लोग बाकी बचेंगे वो क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने उस विषय में से अपना रास्ता कोई निकाला होगा, लेकिन उनके कैंडिडेट क्या करेंगे, या तो इंडिया तो भरते नहीं तो अब जो है उनका दौर जो शुरू होगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। आज हरियाणा में मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार
हमारे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है और हम उधर आगे बढ़ रहे हैं। सर क्या लगता है पॉलिटिकल क्या क्वेश्चन चल रही है? इक्वेशन लोगों ने मन बना लिया है, आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, 36 बना देंगे, फैसला कर लिया। तो आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज लास्ट डे है नॉमिनेशन का और आप पूरे हरियाणा का टूर कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? बहुत जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। मौजूदा कुशासन से इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान है। और अतीत में हमारी सरकार के वक्त में जो सुविधाएं लोगों को मिली थी, आज लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वही सरकार आएगी तो लोगों को ये सुविधाएं मिलेगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं तो लोकतंत्र की नई बयार सी दिख रही है। चुनाव से पहले जहां पहले बात राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर कुछ दिनों पहले तक हो रही थी, तो अब वो आतंकियों के चुनावों से रिश्ते और केंद्र के प्रॉक्सी दलों को लेकर हो रही है। श्रीनगर पहुंचते ही बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने वहां की जमीन चूमी और लोगों से कहा कि वो उनके हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। लेकिन एक तरफ वो जम्मू कश्मीर की पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं तो दूसरी तरफ ये पार्टियां उन पर आरोप लगा रही हैं कि वो केंद्र के मोहरे हैं। मैं लोगों को भी खबरदार करना चाहती हूँ कि प्रॉक्सी पार्टीज के इसमें मत आइए। इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो चाहते हैं कश्मीर का वोट जो है वो डिवाइड हो जाए। जो इतनी भी जमातें हैं जो आजाद उम्मीदवार की शक्ल में आ रही हैं, AIP की शक्ल में नजर आ रही हैं, उनका बाज़ाब्ता कहीं ना कहीं से उनकी फंडिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार में अब तक जोर आवाम की पहचान और स्वाभिमान पर था, लेकिन इंजीनियर रशीद की रिहाई के बाद सब दल जेल में बंद लोगों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये नहीं, जो हो सकता है हम करेंगे। जी जी जी। उनको दिलाना चाहता हूँ याद, जिनको छोड़ा आज जो आतंकवाद है वही चला रहे हैं। मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था मत कीजिए, नहीं माना और आज हम उसका शिकार हैं। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसे कई दल इस कोशिश में हैं कि उन पर केंद्र के करीब होने का ठप्पा ना लगे। अच्छी बात नहीं है। उमर साहब को फिर खुद बोलना चाहिए कौन उनके खिलाफ लड़े जो एजेंसी वाला नहीं है, क्योंकि जो उनके खिलाफ लड़ते हैं वो सबको यही बोलते हैं। पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन गया है कि हर कश्मीरी हर दूसरे को एजेंसी वाला बोलता है। तो मैं इसमें अब मैंने सोचा है कि जितना ज़्यादा हम बात करते हैं उतना ज़्यादा हमारे कौम की जो है ना ये तस्लील होती है। वैसे सज्जाद लोन हंदवारा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके इलाके से महज कुछ किलोमीटर दूर सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। श्रीनगर में पहले चरण का मतदान जो है अगले हफ्ते होने वाला है। कुछ नेता नए नए वादे कर रहे हैं, कुछ नेता पुराने वादों को याद दिला रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जनता है ये सब जानती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जनता न सिर्फ वादों को सुनेगी बल्कि उनके वादों के पीछे की हकीकत क्या है उस पर भी ध्यान देगी। श्रीनगर से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। विनेश फोगाट ने हरियाणा के चुनावों के लिए कल ही अपना नामांकन दाखिल किया है। वे जुलाना सीट से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन उनके चाचा ने आज NDTV से कहा है कि वो चाहते हैं कि वो ओलंपिक 2028 में खेलती। राजनीति में जाने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। उनसे बात की हमारे सहयोगी अश्विनी ने। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियों के बीच हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए महावीर फोगाट जी हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद फोगाट साहब बात करने के लिए। आपकी बेटी इस बार चुनाव लड़ रही है, एक बेटी नहीं लड़ रही है, एक बेटी दूसरी जगह से लड़ रही है। कैसा लग रहा है कि ठीक डिसीजन है, आप कैसे मानते हैं उसको? ना मैं तो ठीक डिसीजन मानूँ नहीं, क्योंकि जो मैं तो चाहूँ था 2028 ओलंपिक लड़े और राजनीति में उसके बाद में आ जाना था। मैं उसका डिसीजन ठीक नहीं मानता। मेरी सोच थी भी जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले और उसके वो नज़दीक थे। अब की बार जो है ना जो 100 ग्राम वजन से डिस्क्वालीफाई होगी, लेकिन उसका तजर्बा था मेरी
पूरी आस उम्मीद थी जो 2028 में गोल्ड मेडल ले, मेरी यही सोच थी। मैं राजनीति में आने के मैं इस चीज़ के खिलाफ था। तो क्या आपने बात की थी या उनके फैसले से, या उन्होंने आपसे पूछा था कि पिता क्या करना चाहिए? नहीं, उसने मेरे से पूछा नहीं ने। अगर मेरे पूछती तो मैं जो है इस चुनाव की जो है उसको सलाह नहीं देता ने। फोगाट साहब, ये जो एक बात जब वो ज्वाइन किया विनेश ने कांग्रेस, तो ये कह रहे थे कि भाई जो प्रदर्शन कर रही थी वो जंतर मंतर पर, कि इनका कहना था कांग्रेस बीजेपी का कि वो साजिश थी, वो कांग्रेस के इशारे पे था, और अब देखिए कि कांग्रेस ज्वाइन कर लिया उन्होंने। देखिए, इस बारे में जो मैं ये कहता हूँ भाई, जो कोई साजिश नहीं थी उस टाइम ने इनको राजनीतिक में आने की वो सोच थी, ये बिल्कुल गलत है। ये तो जो ओलंपिक से लड़के आई है उसके बाद में काफ़ी मना किया उसने, लेकिन कैसे हुड्डा और दीपेंद्र ने इसको जो है इस राजनीति में धकेल दिया। मैं इस चीज़ से बड़ा खपा हूँ। तो क्या हुड्डा साहब या इन लोगों से आप चाहते हैं कि वो आपकी बेटी को, मतलब आप चाहते थे कि ना बेटी को ले जाएं आपकी, जैसा वो लोग आपकी बेटी को लेकर जो आप कह रहे हैं? देखिए, जो मान सम्मान कोई पार्टी कर सके है, लेकिन जो एक राजनीति में जो 140 करोड़ भारतवासियों ने जो गोल्ड मेडल की आस थी और इतना उत्साह बढ़ाया, प्रेम प्यार दिया, तो मुझे इस चीज़ का दुख है जो ना वो एकदम जो है हुड्डा ने और जो दीपेंद्र ने जो राजनीति में लिया, तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। आपने कहा कि राजनीतिक बात नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि माहौल चुनाव का, बस एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इस बार राजनीतिक माहौल जो गाँव से लेकर आप जो जाते हैं सुनते हैं, क्या चल रहा है राजनीति में इस बार? आपकी हवा क्या चल रही है हरियाणा की? हरियाणा के एक जो हवा छोड़ रखे अभी जो ना कांग्रेस सरकार आएगी, लेकिन मैं जो ना ये मानता नहीं, जो कांग्रेस की हवा जो प्रचार हो रहा है हमारे यहाँ से जो 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 वाडा से जो कांग्रेस का जो सीने टिकट दी सबने वो चुनाव हार गए, लेकिन बराबर काटे टक्कर, पता नहीं कुर्सी सरकार है। लेकिन मेरे पूरा विश्वास है जो भारतीय जनता पार्टी त्योहार जो तीसरी बार जो हरियाणा सरकार बनाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फोगाट साहब। मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में लूट और बलात्कार की घटना हुई है। हैरत की बात है कि आर्मी के ट्रेनी अफसरों पर हमला हुआ, उनकी महिला मित्र के साथ बलात्कार की बात कही जा रही है। इंदौर ज़िले के पर्यटक स्थल जाम गेट पर हथियारबंद बदमाशों ने लूट और मारपीट को अंजाम दिया। दो अफसर उनकी दो महिला मित्रों के साथ ये हादसा हुआ है। इनमें से एक महिला के साथ सामूहिक रेप तक की बात है। 2 लोगों को पकड़ लिया गया है, 4 की खोज जारी है। क्या इंदौर में महिलाएं सुरक्षित हैं? इंदौर में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे जिले की कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात पिकनिक मना रहे 2 युवा सैन्य अधिकारी और उनकी 2 महिला मित्रों पर बदमाशों ने कथित रूप से हमला कर दिया और उनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। महू के सरकारी अस्पताल में लाया गया है और वहां पर ये बात पता लगी है कि इनके साथ न सिर्फ मारपीट की गई है, बल्कि जो एक महिला हैं उनके साथ गैंगरेप की भी पुष्टि हुई है। लेकिन साथ ही साथ जो धाराएं लगी हैं, जो बीएनएस की धारा 70 यानी गैंगरेप, जैसा मैं बता रहा था, 310(2) यानी डकैती, इसके अलावा 308(2) एक्सटॉर्शन और 115(2) यानी किसी को चोट पहुंचाने की मंशा से किया गया वार, और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं इस पूरे मामले में। तो कहीं ना कहीं एक बेहद गंभीर मामला है। महिलाओं की सुरक्षा पर तो सवाल खड़े होते ही हैं, साथ ही साथ सेना के इलाके में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान तो खड़ा कर ही रहा है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को देर रात बदमाश महू मंडलेश्वर मार्ग पर स्थित पिकनिक वाली जगह पर पहुंचे। इस दौरान बदमाशों ने ट्रेनी आर्मी ऑफिसर और उनकी महिला मित्रों से लूटपाट की। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान बदमाशों ने उनके साथ मारपीट भी की और रेप भी किया। पीड़ित के दोस्त ने बलात्कार की आशंका जताई है। हालांकि अभी पूरे मामले में पीड़ित के बयान दर्ज होना बाकी है। महिला ने अभी अपने कथन नहीं दिए हैं। उनसे कथन के बारे में दोबारा पूछा गया था। उनके द्वारा भी ये कहा गया कि वो अभी कथन नहीं देना चाहेंगी। जब उनके कथन आ जाएंगे तो आगे की पूरी कार्रवाई और आगे की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस के मुताबिक मंगलवार देर रात करीब 2:30 बजे ये घटना महू मंडलेश्वर मार्ग पर हुई। ये दोनों सेना के जवान इन्फेंट्री स्कूल महू में यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पूरी वारदात में 6 बदमाश शामिल थे।
ये सभी बदमाश हथियारों से लैस थे। बदमाशों ने एक अफसर और उसकी साथी को भी 10 लाख रुपए लेने के लिए भेजा, जबकि दूसरे अफसर और उसकी महिला साथी को मौके पर ही रोक लिया। पुलिस ने इस पूरी वारदात में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस टीम की गाड़ी को देखते हुए जो आरोपी हैं वो भाग गए थे वहां से। पुलिस लगातार 10 टीम्स यहाँ पर बनाकर लगातार इसमें सारी पूछताछ और इसको पूरा घटना को पर्दाफाश करने का प्रयास किया और इसमें टोटल जो है 6 आरोपी हैं जिनके नाम पुलिस को पता लग चुके हैं और उसमें से 2 लोगों का अरेस्ट भी हो चुका है। पुलिस अभी भी लगातार 4 लोग जो बचे हैं उनका प्रयास कर रही है उनको पकड़ने का और उस पर भी जल्दी कार्रवाई कर लेगी। सेना के ट्रेनी ऑफिसर और उनकी महिला साथी के साथ हुई इस पूरी वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि इंदौर में 15 दिन में लूट की ये दूसरी वारदात है। पिछले दिनों गाड़ी पंचर करके बदमाशों ने निजी कंपनी में काम करने वाले युवकों से भी लूटपाट की थी। फिलहाल पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। एनडीटीवी के लिए अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में आज निधन हो गया। निमोनिया की समस्या के चलते उन्हें 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। 25 दिनों के इलाज के बाद उन्होंने आज आखिरी सांस ली। परिवार ने सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर रिसर्च के लिए एम्स को दान दे दिया है। छात्र जीवन में ही सीताराम येचुरी वामपंथी विचारों से प्रभावित होकर सीपीएम से जुड़ गए थे। 3 बार वे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने। साल 2015 में वे सीपीएम के महासचिव बने। इसके बाद 2018 और 2022 में भी उन्हें पार्टी का महासचिव चुना गया। सीताराम येचुरी ने सीपीएम का नेतृत्व ऐसे वक्त में किया जब भारतीय राजनीति में इसका वर्चस्व कम हुआ। देश के तमाम नेताओं ने आज सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि वे वामपंथी आंदोलन के दिग्गज और भारतीय राजनीति में कद्दावर शख्सियत थे। ममता बनर्जी ने कहा कि उनका जाना राष्ट्रीय राजनीति के लिए क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा, सीताराम येचुरी जी के निधन से दुख हुआ है। वे वामपंथ को राह दिखाने वाली रोशनी थे और राजनीतिक स्पेक्ट्रम से जुड़ने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने प्रभावी सांसद के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, सीताराम येचुरी जी हमारे मित्र थे, हमारे देश की गहरी समझ रखने वाले, भारत के विचार के संरक्षक। हमारे बीच होने वाली लंबी चर्चाओं को याद करूंगा। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना।